दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग ऐसे हैं, यानी कि 26% आप मान के चलिए दुनिया की ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास साफ पानी तक पहुंच नहीं है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसमें दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर यह स्थिति ना हो। भारत में भी जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु की कुछ दिनों पहले आई तस्वीरें हमें यह दिखाती हैं कि जल संकट हमारे यहां निबंध का विषय नहीं रहा, या इस पर सिर्फ लेख लिखने लायक स्थिति नहीं बची है, बल्कि यह संकट हमारी आंखों के सामने खड़ा है। दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग क्रॉस बॉर्डर पानी पर निर्भर हैं। यह आंकड़ा मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि साफ पानी तक पहुंच का ना होना और साथ ही साथ साफ पानी के अलग अलग देशों के बीच उनके बॉर्डर के जरिए बहना, यह एक ऐसा संकट उत्पन्न कर रहा है जो न सिर्फ मानव के लिए संकट पैदा कर रहा है जल का, बल्कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स का भी एक बड़ा जरिया बन सकता है। दुनिया का 60% ताजा पानी सीमाओं के आर पार बहता है, यानी कि इतना बड़ा हिस्सा है जो एक देश से दूसरे देश बॉर्डर को क्रॉस करके बहता है। अब आप सोचिए कि अगर पानी पर एकाधिकार करने की कोशिशें हुई और 2 देशों के बीच में अगर पानी के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी या समझौते नहीं होते हैं या स्थिति खराब होती है तो कितनी बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। इसीलिए इस बार का विश्व जल दिवस का थीम शांति के लिए जल रखा गया है। दुनिया के 10% लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां गंभीर जल तनाव है, बहुत मुसीबत है, जहां कभी भी कोई भी तनाव हो सकता है पानी की कमी की वजह से। और हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में पानी को लेकर जो बहुत ही भयानक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पानी का संकट इसी तरह से अगर बरकरार रहा तो लोगों देशों के बीच में समस्याएं पैदा होंगी और इसीलिए बार बार आपने सुना होगा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की वजह से होगा। ये यूं ही नहीं कहा जाता। सवाल यह है कि जो पानी दुनिया में जिंदगी और जीने के बुनियादी जरिए के रूप में हमारे सामने है, उसके इंसानियत के खात्मे के हथियार के रूप में उसको जो पहुंचा दिया है हमने, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज विश्व जल दिवस है और आज हम पानी के इसी संकट पर बातचीत कर रहे हैं। अक्सर हम पानी के संकट को इंडिविजुअल वाटर क्राइसिस को लेकर या पानी का कम हो जाना, पानी किस तक सही पहुंच ना होना, यहीं तक हम उसको महदूद कर देते हैं। लेकिन दरअसल आप जल संकट को समझेंगे तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज की चर्चा में हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा के दौरान ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये क्राइसिस उत्पन्न होने के पीछे की कहानी क्या है। क्या हम जल संकट को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले पा रहे हैं, और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज का हमने जो अपने दर्शकों से सवाल भी पूछा है और बहुत ही जेन्युइन सवाल हमने पूछा है, दिल से अपना सवाल पूछा है कि क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम जल संकट के खतरों को समझ पा रहे हैं? क्या हमने जल संकट से निपट पाने में जो हमारे लेवल पर जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव जल संसाधन मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्यामल कुमार हमारे शो पर आपका सर। और हमारे साथ राजेंद्र सिंह हैं जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका भी हमारे शो पर। मैं चर्चा की शुरुआत राजेंद्र जी आपसे ही करना चाहूँगा। आप हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हमें बताइए सर, और मेरा भी सीधा सीधा आपसे यही सवाल है। आप इतनी जगह जाते हैं सर, इतने सारे सेमिनार्स में अलग अलग मंचों पर आप अपनी बात रखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, दुनिया में इस विषय पर काम करने वाले ग्रुप्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, प्रेशर ग्रुप्स के साथ आप जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं सर कि किसको इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है या नहीं? मैं तो कई बार कहता हूं कि क्या हमने जल संकट को सिर्फ एक निबंधात्मक इश्यू तक सीमित तो नहीं कर दिया सर, उससे आगे हम शायद बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपका इस पर क्या ऑब्जर्वेशन है सर? देखिए, जिसे हम जल संकट कह रहे हैं वो जल संकट
हमारे इस फैशनेबल जल प्रबंधन से है। जब हम जल प्रबंधन के नाम पर, जल संरक्षण के नाम पर एक फैशनेबल काम करने लगते हैं, फैशनेबल का मतलब होता है दिखावा करने लगते हैं, तो फिर वो असली काम नहीं होता। असली काम वो होता है जब जिसका संकट है, जिसके सामने ये जल का संकट है, जिस जमीन के लिए, जिस लोगों के सामने, उन लोगों को इस संकट से जूझने की समझ और शक्ति और ऊर्जा पैदा करके उन्हीं को समाधान करने के लिए खड़ा किया जाता है। तो दुनिया में जहां जहां भी सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन लोगों ने किया है, आज वहां जल संकट नहीं है। जल संकट वहां है जहां दिखावटी काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, साइट सिलेक्शन में, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में, प्रोजेक्ट के अप्रूवल में, प्रोजेक्ट के बजट में सालों साल निकलते रहते हैं और इतना समय निकल जाता है तब तक उस जल का जो आंकड़ा इकट्ठा था वो आंकड़ा भी बदल जाता है। तो इस बदलती हुई तस्वीर में वो जो बजट आया है वो उस काल में, जिस काल में काम हो रहा है वो उसका नहीं है, वो कुछ और है और काम कुछ और है। इसलिए मैंने इसको कहा कि ये फैशनेबल काम है। सर आपकी चिंता वाजिब है कि ये फैशनेबल काम है, आपको यस सर आपकी चिंताएं वाजिब है सर। आप कह रहे हैं कि ये फैशनेबल काम है, ये ज़्यादा रस्म अदायगी है और इसमें बड़ी बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े मीटिंग्स, विदेशों में होने वाली तमाम सभाएं जो कि इशू के इर्द गिर्द होती हैं, या यूं कहें कि इशू को केंद्र में रखकर एक स्वांग रचने की कोशिश की जाती है जल संकट पर। लेकिन सर ये ऐसा क्यों है? ये फैशनेबल, ये रस्म अदायगी, ये स्वांग रचने तक का ही विषय क्यों रह गया है सर? इसके कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ये जो रस्म अदायगी का काम है, ये जो सांग है, ये सांग करना आसान है। ये सांग करना आसान है, इसलिए इस सांग को करने के लिए राजनेता, अधिकारी, व्यापारी, सारे इंजीनियर इस सब सांग में शामिल हो जाते हैं और वो कभी भी जिसको इस संकट से जूझना पड़ रहा है उसको पूछते नहीं हैं, उसको अज्ञानी समझ के, उसको बोझ समझ के उससे बचने लगते हैं। फिर वो भी क्या करता है कि जब सरकारी प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसको तोड़ने के लिए लात मार के, पावड़ा चला के तोड़ के आगे चला जाता है, क्योंकि वो उसके लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए ये जो सेंट्रलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड पाइप सप्लाई सिस्टम और ये जो भी कुछ ऐसे काम होते हैं उसमें उन कामों को समाज अपना काम नहीं मानता। समाज को तैयार करना, समाज को काम में लगाना, ये सबसे कठिन काम होता है और इस कठिन काम के लिए कोई भी नौकरशाह और कोई भी राजनेता आगे नहीं आना चाहता, क्योंकि नेताओं की आंखों का पानी सूख गया है और अफसरों को जी हजूरी करनी है, तो फिर ये पानी का कठिन काम कैसे होगा? मैं यहाँ पर यस सर, मैं सर आऊँगा आपके पास। मैं एक और अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस कर दूँ यहाँ पर। हमारे साथ इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन इंडिया की वाइस चेयरमैन डॉक्टर नुपुर बहादुर भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नुपुर, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपके पास में आऊँ उससे पहले मैं डॉक्टर श्यामल कुमार आपके पास आना चाहूँगा सर। और बहुत गंभीर टिप्पणियाँ, ऑब्जर्वेशंस राजेंद्र सिंह जी के हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये रस्म अदायगी है, मात्र एक स्वांग है, जो एक्चुअल कॉज पर बात हो ही नहीं रही है। अगर मैं उनकी बात का सार निकालने की कोशिश करूं अपने शब्दों में, तो ऐसा प्रतीत होता है सर कि जल संकट की आड़ में बस पैसा बनाया जा रहा है सर। एक्चुअली प्रॉब्लम जो राजेंद्र सिंह जो बताया है अभी, सही चीज बताया है, क्योंकि
डिस्कशन जो जल के पानी के ऊपर जो डिस्कशन है, जो करना चाहिए एट ऑल लेवल, वो नहीं हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम हम देखते हैं जब फ्लड होता है, जब ड्राउट होता है। इसके अलावा हम पानी का प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करते हैं। आप देखिए आपका पेपर में, मीडिया में कितना मीडिया पानी के ऊपर बात करते हैं, लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। पॉलिसी मेकर जो है हमारा कंट्री में और हर एक कंट्री में, वो वाटर के बारे में बात नहीं करते। बात करते हैं जब हम कर्नाटक का क्राइसिस आता है, जब चेन्नई का क्राइसिस आता है, तब बात करते हैं। बट वाटर के लिए जो प्रॉब्लम चल रहा है, वाटर ये फाइनाइट कमोडिटी है, फाइनाइट है, बट वाटर डिमांड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है। तो ये जो वाटर डिमांड जो है, ये वाटर सप्लाई से ज्यादा हो रहा है। तो अगर डिमांड ज्यादा है या सप्लाई कम है तो कैसे मिलेगा? कैसे एक साथ में? आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं सर आ रहा हूँ आपके पास, मैं डॉक्टर नुपुर आपके पास आ रहा हूँ मैम। और मेरा सीधा सीधा सवाल, मैं खुद इसको समझ पाने की स्थिति में नहीं हूँ कि इतना बड़ा हम जल संकट को बचपन से सुन रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, निबंध सुन रहे हैं, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स हम पढ़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ बड़ा एक रस्म अदायगी जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि एक सेट पैटर्न है, टेम्पलेटेड है हर चीज़। ऐसा लगता है एक तरफ जब हम इन सब किताबी और अखबारी दुनिया को देखते हैं, दुनिया भर के विचार विमर्श सुनते हैं और असली संकट देखते हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कि दरअसल कुछ है ही नहीं, संकट जैसे है ही नहीं। ये संकट सिर्फ अखबारों में दिख रहा है, 2-4 सेमिनार्स की हेडलाइन के टॉपिक्स में दिख जाता है, एक्चुअल में संकट नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों है मैम? देखिए, हमें संकट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो जो पानी है जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो हमें बहुत ही इजीली अवेलेबल है। जहाँ पे इतनी मेजरली हमें जहाँ इतना इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे उसकी प्राइसिंग नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, हम इसलिए उसको वैल्यू नहीं कर पाते और इसलिए वो एक प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो मेजर वजह आपने पूछी कि हम इसको संकट क्यों नहीं समझ रहे, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पानी का। हम ये सोचते हैं कि हमारे घरों में तो देखिए पानी हम पीने से नापते हैं कि हाँ भाई पानी हम जो पी रहे हैं वो हमें को आरओ से मिल रहा है और वो सेफ है, दैट इज इट। बाकी हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिसके पास एक्सेस नहीं है, वाटर का एक्सेस नहीं है, सैनिटेशन में का एक्सेस नहीं है, जहाँ रियल प्रॉब्लम है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैम एग्जैक्टली आप ही के इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। और मैं जो राजेंद्र जी ने जो आज सवाल उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है मैम कि अगर मैं सेंसिटाइज नहीं हो पा रहा हूं पानी बचाने को लेकर, मेरी सरकार के तमाम कैंपेन्स के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के तमाम कैंपेन्स के बावजूद, अगर मेरे मन में पानी बचाने को लेकर कोई भाव नहीं जाग पा रहा है, सीधा सीधा सवाल यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतने सेमिनार, सिंपोजियम्स, विचार गोष्ठियां, सिविल सोसाइटी के लेवल पर इतना, ये सब क्या हो रहा है सर? राजेंद्र जी कह रहे हैं ये सब फैंसी है, ये सब दुनिया पैसे बनाने की सब ये कवायद हैं, रियल कॉज से कोई जुड़ नहीं पा रहा है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं मैम? नहीं, देखिए मैं दूसरे एस्पेक्ट को देखना चाहूंगी कि जो आप ये देखिए अब तक जो हो रहा है, अब हमें उसको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पानी पे काम नहीं हो रहा है। जहाँ हमारे इतने सारे नेशनल मिशन, नॉट जस्ट 1 और 2, इतने हमारे नेशनल मिशन है और मेजरली दे आर फोकस्ड ऑन वाटर, तो हम ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा है। अब पिछले 10 साल में आप देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम में देखिए, चाहे हम अलग अलग एस्पेक्ट देखते हैं वाटर की। यदि हम पोल्यूशन अबेटमेंट की बात करें तो उसके लिए काफी हद तक हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। उसके लिए कई नई स्ट्रैटेजीज जो अपनाई गई जो पहले नहीं थी, उसका रिजल्ट है। फिर वाटर हर घर, पहले तो पानी ही नहीं था सर, अब तो आप ये देखिए हर जल जीवन मिशन के तहत, रूरल और अर्बन के तहत हर घर में जल पहुंच रहा है। और जहां तक मेरे जानकारी है 77%
of the household is having the connections. तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा, ठीक है, यानी कि आप कह रही हैं कि बीते कुछ समय में इस दिशा में काफी काम हुए भी हैं। राजन जी, मैं क्विक एक आपका रिएक्शन ये लेना चाहूंगा कि ये जो तमाम कोशिशें हो रही हैं सर कि हम घर घर तक जल पहुंचाएं और जहां तक पानी नहीं है वहां पहुंचाएं, ये और भविष्य का जो संकट 2050 के बाद जो हमें दिखाई देता है, आज उस चीज की असेसमेंट होती है, क्या ये कहीं मेल खा रहे हैं? आज पानी पहुंचा देना और भविष्य के संकट के प्रति आज से काम करना, ये कहीं मेल खा रहा है सर पॉलिसीज में? बिल्कुल मेल नहीं खाता। हाँ, सुनने में हमें अच्छा लगता है कि हर घर में नल और नल में जल, लेकिन कोई इनसे पूछे कि तुम्हारे देश का 72% अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट हो गया है, तो इस पाइप में पानी आएगा कहाँ से? मैंने देखा गांवों में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन गए हैं, पानी की टंकी बन गई है, पानी की सप्लाई लाइन फैल गई है, पर सूखी पड़ी है। कौन कहता है कि आजादी के बाद पानी का काम नहीं हुआ? मैं कहता हूँ लाखों लाख करोड़ रुपए हम पानी के नाम पर खर्च कर रहे हैं, पर आजादी के वक्त भारत में केवल 4% जमीन पर स्केर्सिटी ऑफ वाटर और ड्राउट होता था जी, और 1% जमीन पर फ्लड होता था। आज की तारीख में भारत के 17 राज्यों के 370 जिलों में पार्टली, मैं फुल्ली नहीं कह रहा हूँ, पार्टली स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, अंडरग्राउंड एक्वीफर ओवरड्राफ्ट है। तो जब आपका वाटर बैंक खाली है जी, तो इस पाइपलाइन में तुम कितने दिन पानी पिलाओगे? एब्सोल्युटली सर, ये इम्पोर्टेंट सारी टेक्नोलॉजी हाँ अंडरग्राउंड एक्वीफर को एक्सट्रैक्ट करने में जुटी है, अंडरग्राउंड वाटर अब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, डिस्चार्ज करने में लगे हैं। हमने आज सीधा सवाल अपनी जनता से पूछा था कि क्या, दिल पर हाथ रखे बताइए कि क्या आप जल संकट को गंभीरता से लेते हैं या आपको भी लगता है कि ये रस्मदायगी ज़्यादा है? क्या हम जल संकट को गंभीरता से लेते हैं? यह था आज का सवाल। और देखिए, लोगों ने वाकई में ईमानदारी से जवाब दिया है। 58% लोग कहते हैं कि नहीं, ईमानदारी से नहीं लिया जाता। 42% लोग ही कह रहे हैं कि सिर्फ ईमानदारी से लेते हैं। ये बताता है कि वाकई में जितने तमाम कोशिशें हुई हैं उसके बावजूद जल संकट के प्रति हम लोगों को सेंसिटाइज नहीं कर पाए हैं, उन तक ये उनका अपना कॉज नहीं बन पाया है। फटाफट से मैं एक रिएक्शन डॉक्टर शामल आपसे लेना चाहूँगा, और इसमें पॉलिसी मेकिंग एक बड़ी भूमिका निभाती है सर। कहाँ हमसे चूक हो रही है, वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता पॉलिसीज़ में? वो आम आदमी तक की अप्रोच को हम कागज़ों में तो देखते हैं लेकिन धरातल पर नहीं दिखता सर। ये कॉज नहीं बन पाया, आंदोलन नहीं बन पाया सर। देखिए, वाटर, हमारा जो वाटर है, पानी है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रोल अलग अलग है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर जो बताया है दैट वाटर जन आंदोलन करना पड़ेगा, स्टेट में वो नहीं हो रहा है। हर एक स्टेट में ये जो पॉलिटिकल कमिटमेंट जो होना चाहिए पानी के लिए, ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हम पानी का, हम सोचते हैं तो पानी अवेलेबल है थ्रू आउट, प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई फ्लड है तो प्रॉब्लम होगा, कोई ड्रॉट है तो प्रॉब्लम होगा। और यानी कि जब कोई सनसनीखेज, जी सर, यानी कि जब सनसनीखेज जब हेडलाइंस बनती हैं तभी हमें पानी की याद आती है। तो ये जो प्रॉब्लम जो है, पानी का जो डिमांड जो बढ़ रहा है जी, सप्लाई फाइनाइट है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल डॉक्टर जी सर, नहीं आपने बहुत वाजिब बात बोली सर। डॉक्टर नुपुर, मेरे बहुत बहुत बेसिक सा एक लेमैन की तरह आप कह सकते हैं मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक ज़माना था जब हम देखते थे कि साहब बिजली बचाइए, लोग घरों से निकलते थे, एडवर्टीजमेंट भी आता था, बाहर निकलते हुए आप बल्ब बंद कीजिए, सब इलेक्ट्रिसिटी बंद कीजिए। पानी के बारे में भी ऐसे ही था कि टैप बंद कीजिए, एक ही नल है तो उसी से आप काम चलाए। आज की डेट में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक घर में पानी के टैप्स की संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं, पानी का ज़ाया होने के ज़रिए ज़्यादा होते जा रहे हैं, स्विमिंग पूल्स आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब इंसान की ज़रूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से डिज़र्व करता है इंसान अगर वो इसको अफोर्ड कर सकता है तो,
लेकिन बचाने की जगह हमारा जो इसको जाया या व्यर्थ करने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा बढ़ी है, और उसको बनाने वाले संसाधन भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आज देखिए कहाँ है, वाटर कंजम्पशन आज देखिए किस लेवल पर है। आइडियली होना ये चाहिए था कि ये सब कम होता जाना चाहिए था या ज़्यादा मुफीद होता रहता, पर ऐसा क्यों मैम, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिखता है? अगेन सर, उसका रीजन जैसे डॉक्टर सरकार ने भी कहा, हमें पानी इतनी इजीली अवेलेबल है, उसकी प्राइसिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें इतनी आसानी से मिल जाता है कि हमें उसकी कीमत नजर नहीं आती, उसको वेस्ट करना हमारे लिए कोई आम बात नहीं है। तो इसीलिए जब तक हमारी जैसे आपने खुद ही एग्जांपल दिया, आपकी क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि बिजली के बारे में हम इतने सजग हैं क्योंकि उसकी एक प्राइस है, और प्राइस वो बढ़ जाती है, और दूसरा उसका एक अल्टरनेट रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जबकि पानी में ये दोनों ही चीजें मिसिंग हैं जी। ना तो उसकी प्राइसिंग एडिक्वेट है, और दूसरा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है मैम। यस मैम, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, प्राइसिंग। डॉक्टर राजेंद्र, क्या वाकई में एक कीमत तय होनी चाहिए जो भी आप दोहन कर रहे हैं? अगर कीमत तय कर दी जाए तो क्या वो दोहन रुक पाएगा? देखो, ये ईस्ट इंडियन कंपनी जो अप्रोच थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि सब चीजों को बाजार की चीजें बना दो, पानी का निजीकरण, व्यापारीकरण, सामुदायिकरण, जरा इनसे कोई पूछे ये सब जो बातें कर रहे हैं कि तुम कभी उस इंसान का, उस पेड़ पौधों का, ये पानी उन जंगलों का, ये पानी उन नदियों का नहीं है जिनके लिए बादल समुद्र से खारे पानी को लेके आए हैं। ये कौन होते हैं जो पानी की कीमत रखें? पानी का अधिकार पेड़ों का है, पौधों का है, नदियों का है, जंगली जानवरों का है, जीवों का है। जितना इंसानों का हक है पानी पर, उतना उनका भी है। पेड़ पौधे कैसे पैसे देंगे पानी के भाई? जंगल कैसे पैसे देंगे पानी के भाई? इनसे कोई पूछे। लेकिन अगर इंसानों के लिए इसकी कीमत लगा दी गई तो सर ज्यादा पेड़ पौधों के लिए, नदियों के लिए ज्यादा पानी नहीं बचेगा? अरे बिल्कुल नहीं बचेगा भाई, ये उल्टी बातें कर रहे हैं जी। ये पानी पर अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण करके अपनी कमाई के लिए चिंतित हैं। ये धरती को पानी मिले, नदियों को पानी मिले, पेड़ पौधों को पानी मिले, जंगल को मिले, खेती को नहीं मिले। और इनसे कोई पूछे कि जो गंगा में 1 गिलास पानी बहता है सबसे सुंदर, तुम उसको गन्ने को क्यों लगा रहे हो? गन्ना तो C क्लास में भी हो सकता है। 85% पानी हम खेती में खर्च कर रहे हैं जी। इन सब अफसरों से और नेताओं से कोई पूछे कि तुम कभी उसको कहते हो कि अपने फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़ो, जिससे पानी की कम खपत में भी ज्यादा पैदावार हो जाए? इस देश का कोई नेता है जो बोलता हो? इस देश का कोई अफसर है जो उनके साथ जाके बात करता हो? हमने रिवर पार्लियामेंट बनाई, हमारी पार्लियामेंट ने तय किया कि हम वैसी फसलें नहीं बोएंगे जिसमें ज्यादा पानी खर्च होता है। हम कम पानी में कैसे ज्यादा अनाज पैदा कर सकते हैं, हम वो ही करेंगे जी। तो ये जो बातें कर रहे हैं ये शहरी बातें हो रही हैं, गांव की यथार्थ से इनका कोई रिश्ता नहीं है जो बोल रहे हैं जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि यथार्थ यानी कि बुनियादी जो जरूरतें हैं और जो वस्तु स्थिति है उनके इर्द गिर्द बातें शायद कम पहुंच पा रही हैं, और बातें, बयान और जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा आपको लगता है कि रस्मदायगी हैं। दूसरी तरफ जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोशिशें हुई हैं, कुछ सूरत बदली है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वाकई में सूरत बदली तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन जो संकट हमारे सामने खड़ा है संभवतः हम वहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, एक आम आदमी का कॉज नहीं बना पा रहे हैं। जिस दिन यह आम आदमी का कॉज बना, और जैसा राजेंद्र जी ने भी कहा कि नदियों, नालों, बादलों, इस दुनिया की प्रकृति, वनस्पति जिनके पास ज़ुबान नहीं है, उनका भी हिस्सा है इस पानी का।
हम शायद उस बात को अगर समझ पाए तो बेहतर होगा। बहरहाल चर्चा तो मैं आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया राजेंद्र जी वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सरकार थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैम वक्त निकालने के लिए।